नमस्कार साथियों, गणित का ये चौथा दिन है। आज हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि मैंने लिखा है कि आप मौखिक ही बता सकते हैं, मतलब बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा या फिर लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये मैं ऐसे ही हवा हवाई में नहीं कह रहा हूं, मैं सच में कह रहा हूं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा और आप देखिएगा कि 90% केस में ऐसा होगा कि आप मौखिक ही महत्तम भी निकाल लेंगे और मौखिक ही लघुत्तम, यानी कि प्रश्न सुने और 2 सेकंड के अंदर उत्तर। इसके पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि मैंने जो पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि कौन सी भिन्न बड़ी है, एक तरफ भिन्न थी एक तरफ दशमलव थी, तो उसका 3-4 लोगों ने सही जवाब दिया है। बाकी लोगों ने या तो सॉल्व नहीं किया या फिर जवाब ही नहीं देना चाहा। तो उस सवाल को कैसे लगाया जाएगा इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे, और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी से संबंधित एक प्रश्न भी पूछूंगा, तो उसका भी आप सही जवाब दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्तम समापवर्तक के सवालों की। HCF आपने सुना होगा, अंग्रेजी का HCF और इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में शॉर्टकट में लिखा जाता है MSP और इसको विस्तार में बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। तो ये क्या होता है हम आपको अभी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे लगाना, लेकिन पहले इसको आप समझिए। महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा। फिर यहां पर दो शब्द है, समापवर्तक का मतलब समान धन अपवर्तक। ये जो समापवर्तक है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समान अपवर्तक, और इसी को एक साथ इसका समास कर दिया गया समापवर्तक, यानी कि बड़ा से बड़ा समान अपवर्तक। ये हमेशा कम से कम दो संख्याओं का पूछा जाएगा। ऐसे कभी नहीं कहा जाएगा कि 15 का महत्तम समापवर्तक बताओ या 100 का महत्तम समापवर्तक बताओ, नहीं। ऐसे कहा जाएगा 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक बताओ, या 40, 50 और 60 का, यानी कि एक से अधिक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या या फिर 4 संख्या का कहा जाएगा कि महत्तम समापवर्तक बताओ। तो पहले उसके हम ये समझते हैं कि अपवर्तक कहते किसको हैं। अपवर्तक का मतलब क्या है? अंग्रेजी में फैक्टर है और हिंदी में अपवर्तक। ये है क्या, पहले ये समझिए। अगर मैं लिख दूं यहां पे 12, 12 एक संख्या है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो 12 है ये किस किस के टेबल में आती है, यानी किस किस के पहाड़ा में आती है। तो 12 सबसे छोटी संख्या होती है 2, 2 के पहाड़ा में आती है। हालांकि एक के पहाड़ा में भी आती है, एक 12 हम 12, लेकिन एक के पहाड़ा में सभी आता है, इसलिए हम एक को नहीं जोड़ लिखेंगे। एक के बाद शुरुआत करेंगे 2 से। 2 के पहाड़ा में 12 आता है, 2 छन 12। इसका मतलब 12 का अपवर्तक 2 है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आता है। 2 के बाद एक संख्या है 3, 3 के भी पहाड़े में 12 आता है। उसके बाद 4 के भी पहाड़े में 12 आता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो 6 के भी पहाड़े में 12 आता है। फिर इसके बाद स्वयं 12 के भी पहाड़े में 12 आता है, 12 एकम 12। इसका मतलब कि 12 जो है इन पांचों संख्या के पहाड़े में आता है, 2, 3, 4, 6 और 12। इसका मतलब ये हुआ कि 12 के ये 2, 3, 4, 6 और 12 अपवर्तक हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर लिख दिया जाए 18, तो बताइए 18 किसके पहाड़ा में आएगा? 2 के पहाड़ा में, 3 के, 6 के, 9 के और फिर स्वयं 18 के। इसका मतलब कि 18 के ये जो लिखे गए हैं अपवर्तक हैं, और 12 के ये जो लिखे गए हैं अपवर्तक हैं। अब समझ गए आप कि अपवर्तक क्या होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए 15 का ये 4 अपवर्तक है कि नहीं, तो आप तुरंत बता देंगे कि 15 का ये 4 अपवर्तक नहीं है।
क्योंकि 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता। लेकिन कहा जाए कि बताओ 5 अपवर्तक है कि नहीं, तो आप कह देंगे कि हाँ 5 अपवर्तक है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 आता है। इसी तरह से 3 भी अपवर्तक है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है। सीधी सी बात, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड का एक छोटा सा भाग। ठीक है, गुणनखंड का एक छोटा सा भाग का मतलब हुआ कि जैसे 18 का गुणनखंड किया जाए 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक 18, तो ये 2 3 3 ये गुणनखंड के ही भाग है ना, तो 2 भी एक अपवर्तक हुआ। अब 3 से बड़ा अगर आप लिख दे 3 तिरिक का 9, तो 9 भी एक गुणनखंड का भाग हुआ, क्योंकि 2 गुणित 9 18 होता है। इसी तरह से 3 गुणित 6 18 होता है। तो 18 के ये 2 और 9 एक गुणनखंड है, 3 और 6 एक गुणनखंड है। इसका मतलब कि जो अपवर्तक होता है वो कहीं ना कहीं गुणनखंड के भाग से जुड़ा रहता है। तो आपने एक लाइन में अभी क्या समझा कि अपवर्तक का मतलब या फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या जो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उस संख्या के पहाड़े में आती हो। ठीक, अब देखिए समझिए ध्यान से, अच्छे से समझिएगा। अब इसी सवाल में अगर ये लिख मतलब ये जो 12 और 18 मैंने लिखा है, अगर मैं एक प्रश्न के रूप में लिख दूं कि 12 और 18 का मसप बताओ, मसप बताओ, 12 और 18 का मसप बताओ, यानी महत्तम समापवर्तक बताओ। मैंने भी बताया ना कि एक संख्या का नहीं पूछा जाएगा, कम से कम 2 संख्याएं रहेंगी। तो यहां पर 12 और 18 है, तो समान अपवर्तक आपको इन दोनों में ढूंढना है, यानी कि ऐसा अपवर्तक जो दोनों में आया हो। तो कौन कौन अपवर्तक दोनों में आया है? एक तो स्वयं 2 दोनों में आया है, एक तो स्वयं 3 भी दोनों में आया है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो 6 जो है वो दोनों में आया है। यही 3 संख्याएं हैं जो दोनों के अपवर्तक में समान है। ठीक, इसका मतलब 12 और 18 का समापवर्तक होगा 2, 3 और 6। लेकिन एक शब्द जुड़ा है बड़ा से बड़ा, यानी कि महत्तम। तो बताओ इसमें बड़ा से बड़ा अपवर्तक कौन है? बड़ा से बड़ा है इसमें 6। बड़ा से बड़ा 2 नहीं है, 2 भी अपवर्तक है, समान अपवर्तक है 2 भी, दोनों का। 3 भी समान अपवर्तक है, 6 भी समान अपवर्तक है, लेकिन महत्तम यानी कि बड़ा से बड़ा कौन है? 6। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक 6 होगा। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। यहां तक आपके बात समझ में आ गई कि नहीं, पहले ये बताइए। हम अभी आपको ये नहीं समझा रहे हैं कि आप महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, हम अभी आपको केवल ये समझा रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक कहते किसको है। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो अब हम आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि महत्तम समापवर्तक आप जल्दी से कैसे निकाल पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने हमने 5 प्रश्न लिखे हैं, इन 5 प्रश्नों को आप लगाइए, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे महत्तम समापवर्तक का। अभी हम आपको जो मैंने आपसे कहा कि आप मौखिक ही बता लेंगे, तो उसमें एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि आपको कम से कम 20 तक टेबल आना चाहिए। अगर आपको 20 तक पहाड़ा आता है तब आपको कोई भी ट्रिक सीखने की अभी आवश्यकता नहीं है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 20 या 20 से कम होता है, उन संख्याओं के लिए कोई भी नियम सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, मौखिक हो जाएगा। लेकिन जिनका आंसर 20 से ऊपर आएगा, क्योंकि 20 का पहाड़ा 20 के ऊपर पहाड़ा याद नहीं होता है आमतौर पे, 21 होगा, 22 होगा या 60 होगा या 150 होगा या 400 होगा, मतलब 20 के ऊपर जिसका महत्तम समापवर्तक आएगा केवल उसी के लिए आपको नियम सीखना है, 20 के पहले नहीं, क्योंकि 20 के पहले आप मौखिक ही लगा लेंगे। कैसे? देखिए जितने भी सवाल मैंने लिखी है पहली दूसरी से 5वीं तक, इन सब में महत्तम समापवर्तक 20 के अंदर आएगा, इसलिए आप इसको मौखिक लगा लेंगे। कैसे? देखिए यहां पे 2 संख्याएं हैं 8 और 12,
और आपसे कहा जा रहा है कि आप इनका महत्तम समापवर्तक निकालें। तो जब दो संख्याएं दी हो या तीन संख्याएं दी हो तो आप ये ध्यान रखिए कि उनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, पहले ये देखिए और उसी का पहाड़ा पढ़िए कि क्या उसके पहाड़े में बड़ी वाली आती है क्या। अगर उस छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली आ गई तो वही स्वयं महत्तम समापवर्तक हो जाएगी। जैसे कि 10 और 20 में 10 और 20 में छोटी संख्या 10 है और 10 के पहाड़े में 20 आता है, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक जो है वो कितना हो जाएगा 10। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखो 5 के भी पहाड़े में दोनों आता है, 10 के भी पहाड़े में दोनों आएगा, तो 5 क्यों लेंगे, बड़ा से बड़ा हमको लेना है, इसीलिए 10 होगा। और एक और चीज नोट कर लीजिए कि जो संख्याएं दी गई हैं उनमें जो सबसे छोटी संख्या है या तो वही महत्तम हो जाएगी, और अगर वो महत्तम नहीं हुई तो फिर उससे कम वाली होगी, उससे बड़ी वाली नहीं होगी। यानी 10 और 20 का महत्तम समापवर्तक कभी भी 10 से बड़ा नहीं होगा। 27, 36, 63 का महत्तम समापवर्तक कभी भी 27 से बड़ा नहीं होगा, स्वयं 27 हो सकता है या फिर 27 से कम रहेगा। इन तीनों में 10 हो सकता है या 10 से कम। तो पहली चीज आप समझ गए कि जितनी भी संख्याएं दी गई हो उनमें से सबसे छोटी वाली ही होगी या फिर उससे कम होगी। अब छोटी वाली कब होगी, जब छोटी वाली के पहाड़े में बड़ी वाली आ जाए, जैसे कि इसमें है। इसी तरह से अगर हम आएंगे पांचवें सवाल में 15, 45 और 75 में, तो इसमें 15 के पहाड़े में यानी कि सबसे छोटी वाली संख्या के पहाड़े में ये दोनों आ रही है, 15 तिया 45 और 15 पचे 75। इसका मतलब इन तीनों का महत्तम समापवर्तक कितना है, 15। बताइए ये कितना सरल है, इसे तो आप देखते ही लगा लेंगे, सचमुच लगा लेंगे। अब मामला ये है कि अगर छोटी वाली के पहाड़े में बड़ी वाली न आए तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब 8 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़ा में ये दोनों आएगा। 8 के ऊपर आपको सोचना ही नहीं है, केवल 8 के नीचे आपको सोचना है। जैसे 10, 20 और 25 में इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो आप 10 के ऊपर पहाड़ा मत सोचिए, 10 से छोटी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में ये तीनों आए। ठीक इसी तरह से 8 से छोटी संख्या होती है 6, 6 के पहाड़े में 12 आएगा लेकिन 8 नहीं आएगा। उसके नीचे आइए 4, 4 के पहाड़ा में 8 आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा। इसका मतलब 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 4। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। समापवर्तक 2 भी होगा, लेकिन 2 छोटा है, 2 से बड़ा 4 है, इसलिए 4 माना जाएगा। यहां देखिए 10 से छोटा 5, 5 के पहाड़े में तीनों आ जाएगा, इसका मतलब इन तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 5। 27, 36, 63 थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से 20 तक पहाड़ा याद किए होंगे तो आपको इसे देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बताइए, देखिए 9 के पहाड़ा में तीनों आता है, पढ़िए 9 का पहाड़ा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। क्या इससे भी बड़ी कोई संख्या है जिसके पहाड़ा में ये दोनों आता हो? तो अगर मैं स्वयं 27 की बात करूंगा तो 27 के पहाड़े में तो ये दोनों नहीं आता। 27 से नीचे आइए, 27 से नीचे का मतलब कि 27 स्वयं किसके पहाड़ा में आता है, 9 के ऊपर कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिसके पहाड़ा में स्वयं 27 आए। जैसे जब हम 8 के नीचे आ रहे थे तो 4 लिखे थे, क्योंकि उसके पहाड़ा में स्वयं 8 भी आना चाहिए। तो इसी तरह से भले ये संख्याएं तीनों बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो 27 है, पहले आप ये चेक करिए कि 27 स्वयं किसके पहाड़ा में आ रहा है, तो 9 के पहाड़ा में आ रहा है। 9 से ऊपर कोई संख्या ही नहीं है जिसके पहाड़ा में 27 आए, इसलिए या तो स्वयं फिर 9 होगा या 9 से भी छोटा होगा। तो चूंकि 9 के पहाड़ा में तीनों आ गया, इसीलिए महत्तम समापवर्तक 9 ही होगा। अब चलिए कुछ बड़ी संख्याएं देख लेते हैं, और बड़ी। छठवीं सवाल, 54, 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 54 और 72 का क्या होगा महत्तम समापवर्तक? देखिए
54 के पहाड़ा में 72 नहीं आता, इसका मतलब 54 से छोटी संख्या होगी। तो स्वयं 54 किसके पहाड़ा में आता है? 27 दूना 54 होता है, लेकिन 27 के पहाड़ा में 72 नहीं आता। अब फिर से देखिए 54 और किसके पहाड़ा में आता है? 18 के पहाड़ा में आता है। 18 तिरिक का 54, 18 चौक 72। इसका मतलब 27 और 54 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 18। मैंने 4 लिख दिया, नहीं 18 होगा ना, जिसके पहाड़ा में आएगा वो होगा। इसी तरह से अगर 4 संख्याएं भी हो जाएं, 5 संख्याएं भी हो जाएं, चाहे जितनी संख्याएं हो जाएं, सब में यही आपको करना है। देखिए 91, 104, 39 और 65, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 39। लेकिन आप जानते हैं 39 के पहाड़ा में 65, 104 आएगा नहीं। अब स्वयं 39 किसके पहाड़ा में आता है ये चेक करिए। तो स्वयं जो 39 है वो 13 के पहाड़ा में आता है। 13 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में आए, है कि नहीं? तो 13 ही इसका महत्तम समापवर्तक होगा, क्योंकि 13 के पहाड़ा में स्वयं 39 भी आ रहा है और बाकी के तीनों 13 सते 91 है ना, 13 अट्ठे 104, 13 तिया 39, 13 पचा 65। मुझे लगता है कि अब आप, अगर जिनका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जाए, अगर उनका महत्तम समापवर्तक 20 के अंदर है, तब आपको कोई भी ट्रिक सीखने की आवश्यकता नहीं है। बस शर्त यही है कि आपको अच्छे से पहाड़ा आता हो। अच्छे का मतलब कि अब अगर ये संख्याएं दी गई हैं तो आप 13 का बहुत अच्छे से पहाड़ा पढ़े हो, जानते हो कि 13 के पहाड़ा में सभी आएगा, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं। आप गणित सीख रहे हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये लेबर वर्क है, बचपन से ही एलकेजी से ही टेबल इसीलिए पढ़ाया जाता है, ताकि जब आप बड़े हो जाएं तो इस तरह की सवालें करने में आपको दिक्कत ना हो। अब मामला ये है कि अगर मान लीजिए कि महत्तम समापवर्तक 20 के अंदर नहीं आया, 20 से ज्यादा आ रहा है, तो उसका पहाड़ा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, याद ही नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। अगर मान लीजिए 40 तक याद भी कर ले तो फिर 40 के ऊपर कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए आपको ट्रिक सीखना पड़ेगा। तो अब जो ट्रिक आप सीखेंगे वो ट्रिक सिर्फ 20 के ऊपर ही नहीं काम करेगी, वो सब में। यानी कि अगर आपको 20 तक पढ़ना नहीं भी आता है तब भी आप उससे, उस ट्रिक से निकाल ही लेंगे, और 20 तक आता है तो सेकेंडों में लग जाएगा। देखिए हमने लिखा है 16 और 36 का म से बताओ। वैसे तो आप इसका मौखिक ही लगा लेंगे, लेकिन अब नियम सीख लीजिए क्योंकि आपको बड़ी भी सवालें लगानी है। 16 और 36, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको इधर लिखिए, जो बड़ी संख्या है उसको बीच में लिखिए। ये जो नियम है, इस नियम को बोला जाता है भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। यानी ये भाग विधि का नियम है। इसका मतलब गुणनखंड विधि का भी नियम होता है, लेकिन अभी हम आपको गुणनखंड नहीं सिखाए हैं इसीलिए उसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत सरल है। गुणनखंड वाला भी बताएंगे जब हम लघुत्तम आपको पढ़ाएंगे ना, तो गुणनखंड फिर सिखाना मेरी मजबूरी हो जाएगी। तो फिर मैं आपको जब वहां गुणनखंड सीखेंगे तो वही गुणनखंड यहां भी काम करेगा। तो अभी ये देखिए भाग विधि से है, 16 लिख दिया, यानी छोटी संख्या को बाहर लिखना है, बड़ी संख्या को अंदर। ये आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, छोटी वाली संख्या चाहे पहले लिखी हो चाहे बाद में। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए, 36 से ज्यादा ना हो, तो 16 दूना 32, 2 बार गया, शेष कितना बचा? 36 में 32 गया 4। जब शेष बच जाए तब आप फिर से भाग करिए ऐसे करके। अब यहां अब की बार लिखेंगे 16, यानी पहली बार जिससे भाग किया गया है उसी को यहां लिखना है, और अब भाग किससे करना है? जो शेष आया है। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शेष 0 न आ जाए। अब देखो 4 चौक 16, शेष कुछ नहीं आया यानी कि कट गया, शेष कुछ नहीं बचा। तो जब शेष कुछ नहीं बचा तो अब आगे आपको जाना ही नहीं है। अब अंतिम में किससे कटा? 4 से। ये पूरी संख्या जो थी वो 16 से पूरी तरह से नहीं कटी थी, 4 से पूरी तरह से कट गई। इसका मतलब 36 और 16 का महत्तम समापवर्तक होगा 4। मौखिक भी आप लगाएं तो देखिए 4 चौक 16, 4 9 36, 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में ये दोनों आ जाए, है कि नहीं? इसी तरह से
मान लीजिए 3 संख्याएं अगर हो गई तब भी ऐसे ही होगा। 75, 100, 65, 75, 100 और 65, इनका आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 65। तो आप 65 को यहां पे लिख दीजिए और फिर उसके बाद 65 से ठीक बड़ी जो संख्या है उसको लिख दीजिए और जो सबसे बड़ी संख्या है उसको अभी छोड़े रहिए। जब केवल 2 ही संख्याएं हैं तब तो दोनों को लिखना है, बड़ी को बीच में, छोटी वाली को किनारे। लेकिन जब 3 संख्याएं हो जाए या 4 संख्याएं हो जाएं तब आपको सबसे छोटी संख्या को यहां लिखना है और उससे ठीक बड़ी जो संख्या है यहां लिख देना है, बाकी संख्याओं को अभी छोड़ देना है। ठीक, अब देखिए 65 का पहाड़ा पढ़िए 75 से ज्यादा न हो तो एक बार जाएगा, 65 एक कम 65, 5 में 5 गया 0, 7 में 6 गया 1, यानी 75 में 65 गया 10, शेष बच गया। जब शेष बच जाए तो आप फिर से ऐसे करिए और अब यहां क्या लिखेंगे? 65 को। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए 65 से ज्यादा ना हो, 6 बार जाएगा, 10 छंग 60, 5 शेष बचा, अभी भी शेष बच गया। तो फिर से आप ऐसे करके अब की बार यहां क्या लिखेंगे? अब की बार यहां 10 लिखेंगे। 65 से भाग हुआ, फिर जो शेष 10 आया उससे भाग हुआ, फिर जो शेष 5 आ रहा है उससे भाग हो रहा है। 5 दूना 10, अब की बार पूरा कट गया। किससे कटा? 5 से कटा। अगर केवल 65 और 75 ही संख्याएं होती, 2 संख्याएं, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 5 आ गया था। लेकिन अभी एक संख्या बची है 100, तो इस 100 का आप भाग कर दीजिए जिससे लास्ट में कटा है 5 से, यानी जिससे लास्ट में कटा है उसी से करना है। तो 5 दूनी 10, कुछ नहीं बचा, 0 उतारा, 5 जीरो में 0, यानी इसमें कोई शेष नहीं बचा। ये पूरी तरह से किससे कट गया? 5 से। इसका मतलब 75, 100 और 65 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 5 होगा। यहां पर मान लीजिए अगर शेष कुछ बच गया होता तो जैसे यहां कर रहे थे वैसे ही फिर से यहां करते, इसको लिख लेते और तब तक करते जब तक कि कट न जाता। जहां कट जाता, जिससे कट जाता, वही आपका महत्तम समापवर्तक होता। एक सवाल और देख लीजिए। मान लीजिए यहां लिखा है 25, यहां लिखा है 50, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? वैसे तो आप देखते ही बता दिए कि 25 होगा, क्योंकि छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बड़ी वाली आ रही है, 25 होगा। लेकिन नियम से लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 25 और यहां क्या लिखेंगे? 50। तो 25 दूना 50, शेष कुछ बचा ही नहीं। तो जब शेष कुछ बचा ही नहीं तो आगे आपको जाना ही नहीं है, यानी यही आपका महत्तम हो गया, क्योंकि इसी से कट गए। मुझे लगता है कि महत्तम समापवर्तक अब आप सीख गए। अब चाहे जितनी भी बड़ी संख्याएं आ जाएं, महत्तम समापवर्तक आप निकाल लेंगे। ठीक है। अब चूंकि लघुत्तम समापवर्तक थोड़ा महत्तम समापवर्तक से कठिन माना जाता है और वीडियो भी लगभग 25 मिनट का होने वाला है, तो अब हम उसको अगले वीडियो में आपको विस्तार से सिखाएंगे। अगर मैं आज ही सिखाने लगूंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, फिर कुछ चीजें छोड़ना पड़ जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में उसको विस्तार से सिखाऊंगा। ठीक। अब आती है बात कि जो मैंने पिछले बार प्रश्न पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा और वो सही लगेगा कैसे, उसके बाद आज का प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न था कि 1/7 और 0.14286 में कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। इधर भिन्न है और इधर क्या है? दशमलव है। तो पहले आप क्या करिए, दोनों को दशमलव में बदल लीजिए। जब भिन्न और दशमलव दोनों साथ में हो तो ध्यान रखिएगा, आपको दशमलव को भिन्न में नहीं बदलना है, आपको भिन्न को दशमलव में बदलना है। ठीक। तो 1 में 7 का कर दीजिए भाग, 7 जीरो में 0, 1 आ गया, दशमलव बढ़ा के 0 उतार लीजिए, 7 1 कम 7, शेष कितना बचा? 3, फिर 0 बढ़ा दीजिए, 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 2, फिर 0 बढ़ा दीजिए, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 6 बचा है। तो
अभी फिर 0 बढ़ा दीजिए, 7 से भाग करेंगे, 7 अठे 56, 10 में से 6 गया 4, 8 आ चुका है ना, यही वाला 8 यहाँ पे है। 14 28 आ गया है, 14 28 यानी कि 4 अंकों तक ले गए, लेकिन समझ में नहीं आया कौन बड़ा है, क्योंकि अभी तक बराबर उतरा है। तो जब 4 अंकों तक बराबर आया है तो 5वें अंक तक भी चेक कर लो, 5वें में शायद निर्धारित हो जाए। तो 7 पचे 35, शेष बचा 5, 5वां अंक आ गया 5, जबकि इसका 5वां अंक 6 है। मतलब जब आपने इसको भाग करके दशमलव में बदला तो इसका 5वां अंक 5 आ गया, इसका 5वां अंक 6 है। इसका मतलब इधर वाली बड़ी है, इधर वाली छोटी। अगर इसका 5वां अंक 4 आ गया होता, 5वां अंक अगर इसका 4 आ गया होता तब भी छोटी थी। 5वां अंक अगर इसका 6 से ज्यादा आता यानी कि 7 आता तब ये बड़ी होती। और अगर 5वां अंक इसका 6 है, इसका भी 6 आ गया होता, तब क्या करते आप, तब एक अंक और बढ़ा करके यानी एक 0 और बढ़ा करके और आगे ले जाते, तब वहां जरूर क्लियर हो जाता, क्योंकि फिर उस 6वां अंक का मतलब यहाँ 0 माना जाएगा और इसका 6वां अंक का मतलब कुछ आता 1 2 3, तो इससे निर्धारित हो जाता कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो इसका कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिया है, मैं नोट करना भूल गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आज जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर इसका सही जवाब देंगे तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम लूंगा। सवाल है महत्तम समापवर्तक की, 81 108 81 108 और 135, इसका आपको महत्तम समापवर्तक बताना है कि 81 108 135 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आप चाहे मौखिक लगा सकते हैं तो मौखिक लगा के बता दीजिए, सॉल्व कर सकते हैं नियम से तो सॉल्व करके बता दीजिए। मैंने आपको अभी गुणनखंड विधि का नियम नहीं बताया है, गुणनखंड का नियम कल के वीडियो में लघुत्तम महत्तम लघुत्तम जब मैं पढ़ाऊंगा तो पहले आपको गुणनखंड से महत्तम कैसे निकाला जाए वो सिखा दूंगा, तब आपको लघुत्तम सिखाऊंगा। तो भाग विधि आपको सिखाया हूं, भाग विधि से इसे लगा करके आप बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।